चलिए, तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। तो जो जेआईजीएल का अपना सब्जेक्ट है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है प्रैक्टिकली, बिकॉज जो भी लॉज आप पढ़ रहे हो ना, वो लॉ को इंटरप्रेट करने का तरीका, उसको अंडरस्टैंड करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। बिकॉज अभी रिसेंटली अपने कंपनी लॉ में देख रहे थे, बैरेक्ट देखी थी, तो बैरेक्ट में जो लैंग्वेज लिखी होती है, जो ओरिजिनल एक्ट है जो गवर्नमेंट ने लिखा है, उसमें लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीजन बीइंग, जो भी कानून बने, कोई एग्जांपल अपने ले लेते हैं, कोई पुराना एक्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप सबने डब्ल्यूटी में पढ़ा, कौन से ईयर में बना था वो एक्ट? ईयर याद? पूरा नाम होता है, लिखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समथिंग, कौन से साल में आया था? 1872। ठीक है, 1872 का कानून है, तो उस टाइम पे ही बना होगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ कानून है। अच्छा, उस लॉ में, या जो भी लॉ मेकर थे उस टाइम पे, जिन्होंने सोच के लिखा था कि हाँ ऐसा कानून होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या उनमें से आज कोई अवेलेबल है? कोई डाउट हो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि क्या होता है, तो जिसने बनाया था उससे पूछ लेते हैं। अरे उससे कैसे पूछे यार, 1872 का कानून है, 150 साल हो गए, अब कहाँ मिलेगा वो? तो बोले उसके कोई डिसेंडेंट्स होंगे, उसके पोते पोती, उनसे किसी से पूछ लेते हैं, क्या पता दादाजी ने उनको सिखाया हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या नहीं सिखाया, वैसे ही चले गए, तो कैसे इंटरप्रिटेशन होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी ऐसा कानून, कंपनीज एक्ट, जो भी आप बोलो, जो लिखा गया है, जो लिखा है वही फाइनल है। लॉ में वही होता है ना, जो पेपर पे लिखा है वो भगवान है, वही कानून है, उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। बिकॉज अब जो चीजें लिख दी गई है, आपको उसका मतलब, उसको पढ़ के उसी में से समझना है, समझाने वाला कोई अवेलेबल नहीं है। आज कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, अब 2013 आ गया, तो 1956 में जिस बंदे ने कानून बनाया था, लिखा था, ड्राफ्टिंग किया था, वो हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो आप सवाल पूछने किससे जाओगे? तो लॉ में ना लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उसी चीज को समझ के उसमें सही मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी चीज का मतलब निकालना। स्टैच्यूज जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है ना, अब ये ध्यान रखना, हो जो पुतला होता है ना, वो वाला स्टैच्यू नहीं है। स्टैच्यू वर्ड जो है उसका मीनिंग है यहाँ पे लॉ या एक्ट। अपने इंडियन कंटेक्स्ट में, वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज में, अपने यहाँ पे हम बोलते हैं एक्ट या फिर लॉ, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग वर्ड यूज करते हैं स्टैच्यूज। तो स्टैच्यू इज इक्विवेलेंट टू अ लॉ और एन एक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चैप्टर का नाम ही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, मतलब कानून को समझना, उसका सही मतलब निकालना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब ये चैप्टर जेआईजीएल या कोई भी लॉ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग फेज में पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप जब इसके बाद बाकी के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो इंटरप्रिटेशन वाली बात आपके माइंड में रहेगी। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे आपको रूल समझाएगा, यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि कोई भी चीज का मतलब कैसे निकाला जाता है। और ये वैसे आप स्कूल लेवल से जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हो, जो लैंग्वेजेस पढ़ते आ रहे हो, तो आपको सिखाया गया है। अब इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, तो आप पढ़ के उसका मतलब तो समझ लेते हो ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन जो लीगल लैंग्वेज है, जो लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ी सी टिपिकल होती है। अब बोले क्यों टिपिकल होती है? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल होने का रीजन ये है कि कोई भी भाषा हो, और इंग्लिश में तो खास प्रॉब्लम है, एक चीज के 10 मतलब भी निकल सकते हैं। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, एक सेंटेंस के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो बोले नहीं, इसका मतलब ये है, बोले इसका मतलब वो भी तो होता है, ये प्रॉब्लम आता है। तो रूल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कैसे किसी चीज का सही मतलब निकाला जाए। दूसरा, वर्ड्स को इतना सोच समझ के लिखा जाता है एक्ट में कि कोई दूसरा मीनिंग ना निकले, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, या इसका गलत मीनिंग निकाल के मिसयूज ना किया जाए। अपने कंपनी लॉ में अभी रिसेंटली डेफिनेशन पढ़ रहे थे, व्हाट इज अ कंपनी। तो बोला कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये अपना डिस्कशन हुआ था। तो अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या था? 2013, बट पीछे लिखा था और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब कि 2013 से पहले वाले जो कंपनीज एक्ट इंडिया में आए, उनमें से भी अगर किसी कंपनीज एक्ट में आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो यू आर एलिजिबल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमने डिस्कस किया था। तो ये छोटी छोटी बातें जो लिखी होती है, बहुत सोच समझ के लिखी होती है। अब देखो, लॉ मेकर्स का अप्रोच और आपका अप्रोच कैसे डिफरेंट होता है। आप जब एग्जाम में आंसर लिखते हो आंसर शीट में, तो आपका अप्रोच क्या होता है? एकदम स्पेसिफिक वर्ड टू वर्ड प्रॉपर लिखना है, या मार्क्स के हिसाब से लेंथ को जस्टिफाई करना है? सही बताना। आप मार्क्स के हिसाब से कंटेंट भरते हो, या 5 मार्क्स का आंसर है 2 पेज लिखने पड़ेंगे, 3 मार्क्स का आंसर है 1 पेज चलेगा, 8 मार्क्स का आंसर है 4 पेज भरने पड़ेंगे? तो अपन ना वो क्या करते हैं, क्वांटिटी को जस्टिफाई करने जाते हैं मार्क्स के साथ। तो आप एक ही चीज को कितनी बार घुमा फिरा के लिखते हो, वो टैलेंट देखो स्टूडेंट में आ ही जाता है अपने आप। एक्टिव लैंग्वेज में लिखना, पैसिव लैंग्वेज में लिखना, डायरेक्ट में लिखना, इनडायरेक्ट में लिखना, स्टार्टिंग में भी वही पॉइंट, बीच में भी वही पॉइंट, कंक्लूजन में भी सेम। तो जब मैं टेस्ट पेपर्स में आंसर चेक करता हूँ ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बात लिखी होती है, बट वो टैलेंट होता है कि एक ही बात को 4 तरीके से घुमा फिरा के कैसे लिखना है, पर मतलब सेम ही निकल रहा है। बट आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैंने पेज भर दिया, अब मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। लॉ मेकर्स अगर कानून ऐसे बनाने लगे, सोचो तो कोर्ट में क्या होगा?
बात समझ आ रही है? तो बहुत ही सोच समझ के लिखा जाता है। प्रैक्टिकली अपन यहाँ पे कंपनीज एक्ट वापस से देखेंगे एज एन एग्जांपल, उसमें से आपको लैंग्वेज के बारे में भी हम बात समझाएंगे, वो भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं और इस चैप्टर में क्या बोला हुआ है पहले वो समझते हैं, फिर आगे स्पेसिफिक चीजों पे बात कर सकते हैं। शुरुआत में जो मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज बोला है वही बात मैंने आपको समझाई है, तो सेम पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन जो उसके नीचे दे रखा है वो पॉइंट देखना। उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, ठीक है, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज जुडिशियरी एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एग्जैक्टली है क्या, सिंपल भाषा में बात करते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब वो लोग जो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉ मेकर्स। तो जो लोग लॉ मेकर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर। अब इंडिया में कानून कहाँ बनता है, कोर्ट में, कोर्ट में कानून बनता है या और कहीं बनता है, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कानून बनता है, तो पार्लियामेंट जो है उसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। वर्ड भी वैसे यूज होता है, अगर आपके ध्यान में हो, अपने सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट लेवल पे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्कूल टाइम में आपने टर्म पढ़ा होगा। फिर जो उसके मेंबर्स होते हैं, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को बोला जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलए। आपने सुना भाई हमारे लोकल एरिया का एमएलए है, ये सूरत का एमएलए है, अहमदाबाद का है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेचर जो वर्ड है वो वहीं से आया कि भाई जो अथॉरिटी कानून बनाने का राइट रखती है उसको हम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बोलते हैं। इंडिया में ऐसी 2 मेजर अथॉरिटीज हैं, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट, जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब वो लोग जिनका काम है कानून के बेसिस पे इश्यूज को रिजोल्व करना। आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कैसे होगा भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे होगा। आपने एक्ट पढ़ा, आपने अपना मीनिंग निकाला, मैंने एक्ट पढ़ा, मैंने अपना मीनिंग निकाला। मेरी नजर में मैं सही हूं, आपकी नजर में आप सही हूं। अब क्या करें, सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो कोई थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा। कोर्ट वो बॉडी है, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सेटअप है जो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। जज अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बनाते, ना बना सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सिंपली 2 पार्टीज आई है, बोले सर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये बोल रहा है ऐसा होगा, पर मेरे हिसाब से ये तो गलत है, आप बताओ सही क्या है। तो भाई जज बोलेंगे देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने पढ़ा, उसमें से सिचुएशन समझी, आपका कॉन्ट्रैक्ट हमने रीड किया, भाई ये सही है और ये गलत है, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा और आपको इनका काम करके देना पड़ेगा, वट एवर इट इज। बट मेन बात ये है कि जजेस का रोल क्या है, टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली एंड टू गिव जजमेंट और डिसीजन इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट सेटल करने का काम जो है वो जुडिशियरी का है, और कोर्ट के सिस्टम को हम इन जनरल जुडिशियरी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले लोग, पार्लियामेंट, जुडिशियरी उन कानूनों के बेसिस पे डिस्प्यूट को रिजोल्व करने वाले लोग, ये पॉइंट। तीसरी कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कानून व्यवस्था बनाए रखना। वो काम किसका है, पुलिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो पुलिस का काम तो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाकी अथॉरिटीज भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड्स का ध्यान रखती है, मेंटेनेंस का ध्यान रखती है, फ्लाईओवर्स का ध्यान रखती है, ये सब चीजें होती है। भाई आपके यहाँ पानी का कनेक्शन प्रॉपरली आ रहा है, सीवेज की लाइन बराबर है, ठीक है, कहीं गटर ओवरफ्लो तो नहीं हो रही है, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं वो लोग, प्लांटेशन का ध्यान रखते हैं वो लोग। तो ये सारा काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सारी अथॉरिटीज, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है या 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक कानून बनाने वाले लोग जिनको हम बोल रहे हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, एक वो लोग जो इन कानूनों के बेसिस पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, जुडिशियरी, और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। 3 कैटेगरी हो गई, क्लियर? तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वर्ड पे स्टैच्यू। बार बार बात, तो स्टैच्यू का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, STATUTE, दैट इज स्टैच्यू। लास्ट वाला टी प्रोनाउंस नहीं होता, स्टैट्यूट नहीं है, लास्ट में वो टी नहीं बोलना, दैट इज साइलेंट, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज स्टैच्यू। तो स्टैच्यू का मतलब है लॉ या फिर एक्ट। यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका, यूरोप, ये सब जगह पे वो लोग वर्ड यूज करते हैं स्टैच्यू। अपने बोलते हैं एक्ट या फिर लॉ, अपने में स्टैच्यू अलग होता है, ठीक है, जहां हो वहीं वैसे के वैसे खड़े रह जाओ, वो स्टैच्यू अलग है, ये स्टैच्यू अलग है। अब देखो मीनिंग कैसे डिफाइन किया, बोला स्टैच्यू इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, कानून बनाने वालों की मर्जी, विल मतलब इच्छा, ठीक है, द विल ऑफ द लेजिस्लेचर दैट इज स्टैच्यू। तो लॉ मेकर्स का इंटेंशन, उनकी इच्छा, जिस हिसाब से वो कानून बनाते हैं उसको हम बोलेंगे दैट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आओ। कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, इंडिविजुअल टर्म्स हैं,
एग्जाम में पूछना हो तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। आपको टोटल 8 टर्म्स दिखेंगे, 8 में से कोई भी 4 पूछ लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। 5 पूछ लिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ऐसे आ सकता है। अब ये हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले बोला है कोडिफिकेशन या कोडिफाइंग। कोडिफाइंग का मतलब है किसी भी अनरिटन सब्जेक्ट के ऊपर एक कानून लेके आना। अनरिटन मतलब जिस पे अभी तक कोई कानून बना हुआ नहीं। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे फर्स्ट टाइम कोई कानून बनता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिफाइंग और कोडिफिकेशन। कोड में कन्वर्ट करना, उसको एक कानून में कन्वर्ट करना। वैसा एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इंडिया में आजकल चल रहा है बिटकॉइन, ठीक है। अब बिटकॉइन के ऊपर ना कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ चीजें फ्रेम करनी स्टार्ट की। लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, बिटकॉइन बेच रहे हैं। बिटकॉइन का भाव हो चुका है $50,000, $50,000 एक बिटकॉइन, इससे ऊपर वैल्यू जा चुकी है। तो कुछ भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून तो बनाना पड़ेगा। अब उनका डिस्कशन चल रहा है कि यार आओ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई लॉ फ्रेम करते हैं जिससे ये चीज ठीक से चल सके। नहीं तो पता नहीं कुछ भी हो रहा होगा, हमें समझ ही नहीं आएगा कि लोग कर क्या रहे हैं। तो अब इसको एक नाम दे दिया वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्ल्ड में बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, यही सुना होगा आपने। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है भाई ये करेंसी नहीं है। बोले सर बिटकॉइन इज अ करेंसी। नो, बिटकॉइन इज नॉट अ करेंसी। इंडिया में एक ही करेंसी है, इंडियन रुपी। इस पे गांधी जी का फोटो है। बिटकॉइन पे गांधी जी का फोटो लगा दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बोला नहीं वो नहीं हो सकता। तो बोले ये करेंसी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड पूरी दुनिया यूज कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बोला भाई हमारी आरबीआई जो ऑफिशियल करेंसी प्रिंट करके रेगुलेट करेगी सिर्फ वही करेंसी है, उसके अलावा कोई करेंसी नहीं है। बाकी इंडिया बहुत करेंसी चलती है। अब दुकान पे जाओ, छुट्टे पैसे नहीं, 2 रुपए की चॉकलेट दे दी, करेंसी होता है ऐसा, ठीक है। चेंज नहीं होता, चॉकलेट पकड़ा देते हैं। अब पेटीएम आने से वो स्कीम बंद हो गई, लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो पहले वही होता था, दुकान वाले ना एक वो चॉकलेट का डब्बा ऐसे काउंटर पे रखते थे। 58 रुपीज हुआ, 2 रुपया, बोले लो चॉकलेट ले लो। भैया नहीं खानी चॉकलेट, 2 रुपए दे दे, भैया छुट्टे नहीं है। ऐसे करके ना पूरे दिन में वो पूरा डब्बा बेच देता था, उसमें पैसे कमा रहा है। बट अब वो स्कीम बंद हो गई। बट मेन बात ये यहाँ पे कोडिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी कानून को या किसी भी सब्जेक्ट पे जिसपे अभी तक कोई कानून नहीं बना था उसको आपको एक लॉ में कन्वर्ट करना, दैट इज कोडिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया वर्चुअल डिजिटल असेट और इसके लिए कानून बनाना शुरू किया। तो आज से पहले इंडिया में इस चीज के ऊपर कोई लॉ नहीं था, फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कोडिफिकेशन। वैसा हो गया। सेकेंड पॉइंट, डिक्लेरेटरी। एक ऐसा कानून या एक ऐसा प्रोविजन जो कुछ नया नहीं बोल रहा है, सिर्फ जो है वो चीज डिक्लेयर कर रहा है। अब ये कहाँ होता है वो आप समझो। बहुत बार ना गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है एक्ट के साथ साथ, इनकम टैक्स में, जीएसटी में। सर्कुलर्स क्या होते हैं, जो सेक्शन में लिखा है ना उसमें क्लैरिफिकेशन कि भाई अगर किसी को नहीं समझ आया है तो इसका ये मतलब है। तो जो लिखा है वही बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लेयर करना, सिर्फ बताना लोगों को कि ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटरी प्रोविजन या डिक्लेरेटरी लॉ। बात समझ आई। तीसरा पॉइंट, रेमेडियल। रेमेडी का मतलब सॉल्यूशन। तो रेमेडियल का मतलब है जब हम किसी कॉमन लॉ या जज मेड लॉ को ऑल्टर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिटेल में आराम से समझते हैं। व्हाट इज अ कॉमन लॉ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आज की डेट में जो लीगल सिस्टम है ना, हम ऐसा बोलते हैं ये लीगल सिस्टम का लास्ट फेज है जो आज चल रहा है, दैट इज द क्लाइमैक्स, एंड पार्ट। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक समय ऐसा भी रहा होगा धरती पे जब पार्लियामेंट नहीं थी, जब सरकारें नहीं होती थी, था ऐसा कुछ टाइम। तो तब दुनिया कैसे चलती थी, क्या सिस्टम था, कोई रूल रेगुलेशन थे या जो करना है करो। इसके पहले पता है राजा महाराजाओं वाला सिस्टम था। पार्लियामेंट के पहले तो इमीडिएटली तो वही सिस्टम था। अब राजा महाराजाओं में अलग अलग डायनेस्टीज थी। अपनी हिस्ट्री में अपन मुगल डायनेस्टी के बारे में ही पढ़ते आए, अकबर और ये सब राजा के बारे में पढ़ते आ गए, लेकिन और भी थे, बाकी भी डायनेस्टीज थी इंडिया में। तो राजा महाराजाओं का रूल था। तो तब कैसा होता था, राजा ने जो बोल दिया वो कानून है, पूरी प्रजा को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। वो एक एरा था। उसके पहले का जो एरा होगा जब राजा महाराजा नहीं थे, तब क्या सिस्टम था, एक टाइम पे तो हम वो आदि मानव थे, ठीक है, प्रिमिटिव एज। तो उस टाइम पे तो कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं। तो कानून जैसा कुछ लिखा हुआ होगा, कहीं पत्थरों पे ड्राइंग बना के कानून बनाया होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा नहीं। तो बिना रिटर्न लॉ के समाज चल रहा था, सोसाइटी चल रही थी। आप सोचो एक पॉइंट ऐसा भी होगा, जिस एज में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया ना, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी तो होता होगा। आज किसी का मर्डर कर दो तो फांसी हो जाएगी, तो आप डरते हो ना कि यार मर्डर थोड़ी कर सकते हो, कोई मजाक की बात नहीं है, अपनी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो प्रिमिटिव एज में किसी ने पत्थर मार के सामने वाले का सर फोड़ दिया, वो मर गया। अब जिसने सर फोड़ दिया उसका क्या बिगाड़ लोगे, आपको उल्टा उससे डर लग रहा होगा कि यार मेरे को पत्थर मार देगा, पत्थर लेके घूम रहा है, तो भाई तू जा यहाँ से, जो चाहिए वो ले ले। समझ आ रही। तो एक एरा वो भी रहा होगा जहाँ पे कोई कानून लिखित में था ही नहीं, कोई रिटर्न लॉ नहीं था। तो तब समाज चलता कैसे था, थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं। अब किसी ने ऐसा पत्थर मार के किसी का मर्डर कर दिया, तो बाकी लोगों में चर्चा तो होती होगी कि यार ये तो बहुत गलत बात है,
ये तो आज इसने पत्थर मार के उसका सर फोड़ दिया और मर गया बेचारा, कल को हमारे साथ ऐसा हुआ तो, कल को आपके साथ ऐसा हुआ तो, अब सब डरे हुए हैं। तो सोसाइटी में सब लोगों ने मिलके एक डिसीजन लिया होगा कि यार देख ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करेगा, और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ क्या करना है सोचना पड़ेगा। तो सबने मिलके एक रूल बनाया होगा, कोई भी रूल बनाया होगा कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको ये पनिशमेंट देंगे हम, ताकि लोगों को डर होना चाहिए कि ये नहीं करना है, गलत है। गांव में भी तो होता है ऐसा, गांव में सरपंच होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, फिर गांव की पूरी पब्लिक होती है। तो सरपंच ने जो फैसला लिया वो सबको मानना पड़ेगा। अब वो ओरली डिसाइड हुआ है, 100 लोगों के सामने बात हुई है, फिर बोले ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो बोले नहीं सबके सामने बात की है भाई, ये हमने डिसीजन ले लिया है, राइटिंग में नहीं है लेकिन डिसीजन ले लिया। समझ आ रही? इस चीज को बोलते हैं कॉमन लॉ, जो समाज ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया, जो पेपर पे लिखा हुआ नहीं है, जो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। कॉमन पब्लिक का बनाया हुआ कानून। भाई हमारे गांव का यही सिस्टम है, अपने ऐसा नहीं बोलते, हमारे गांव का ये सिस्टम है, बरसों से ऐसा ही है, अगर कोई ऐसा करता है उसको गांव से बाहर निकाल देते कि भाई दोबारा आना मत, तेरा घर बार खाली कर जाए यहाँ से। दैट इज अ कॉमन लॉ। ठीक है, इसके लिए दूसरे नाम भी है, नॉन स्टैच्यूटरी लॉ। स्टैच्यू का मतलब कानून, स्टैच्यूटरी मतलब लीगल। आप मूवीज देखने जाते हो थिएटर में, तो स्टार्टिंग में ना एक वो वार्निंग आती है, स्टैच्यूटरी वार्निंग। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है, दैट इज कैंसर। ठीक है, वैसे बोलते हैं। तो स्टैच्यूटरी वार्निंग एक वर्ड लिखा आता है। तो व्हाट इज स्टैच्यूटरी? इट मींस लीगल। तो जो चीज कानूनी तौर पे पार्लियामेंट में बनी वो स्टैच्यूटरी, लेकिन जो चीज पार्लियामेंट के बाहर बनी, पब्लिक ने सिस्टम बनाया, उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्टैच्यूटरी। सब वर्ड्स बता रहा हूँ, सारे नए वर्ड्स है आपके लिए, आगे क्लैरिटी आ जाएगी। तो कॉमन लॉ, नॉन स्टैच्यूटरी लॉ, और एक तीसरा वर्ड है जज मेड लॉ। ये भी अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। आप समझो, कोई भी कानून, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी लॉज पढ़ रहे हो, क्या वो लॉज भगवान ने बनाए कि इंसान ने बनाए? तो इंसान ने जो कानून बनाया वो 100% कंप्लीट होगा ऐसा आपने अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें हर सवाल का जवाब होगा? भाई सारे सवालों के जवाब तो देखो भगवत गीता में मिलेंगे आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो मिलने वाले नहीं है। तो कोई भी लॉ जो किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है वो इमेजिनेशन पे बनाया है कि ऐसा किया किसी ने तो ये पेनल्टी, वैसा किया तो ये सॉल्यूशन। कितना कोई इमेजिन कर लेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट लेके आप कोर्ट में गए, जज ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा और जज को पता चला कि इस मैटर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नहीं लिखा है? हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब जज की सिचुएशन समझो, मैं जज हूं, आप मैटर लेके आए हो, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी किया, पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ कुछ भी नहीं है डायरेक्टली कि ऐसा हो तो ऐसा करना। अब मैं क्या करूं? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको दोनों को बुला के प्यार से बिठा के समझा दूं कि भाई देखो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैंने तो पूरा पढ़ा हुआ है, वापस मैंने रिफर किया 2 बार, आप लोग जो डिस्प्यूट लेके आए हो ना, इसका कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं है। तो भाई एक काम करो, घर जाओ, अपने आप डिसीजन ले लो, जो करना है करो, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक मैं जवाब ये दे सकता हूँ, बट इससे आप सोचो कोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी सोसाइटी में। आप लोग बाहर जाके दोनों, अब आप दोनों एक हो जाओगे और कोर्ट को गालियां दोगे तो बोले फालतू है जज भाई, इनको कुछ नहीं आता है, ये लोग एक्ट पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता, तो ये लोग बोल देते हैं अपने आप जाके सॉल्व कर लो। तो क्यों बनाया लीगल सिस्टम? हमने कोर्ट में केस फाइल किया, पैसे भरे, लॉयर अपॉइंट किया, और बाद में ये लोग बोलते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बोले जाने दो, इनके पास जाके कोई फायदा नहीं है। तो थोड़े टाइम के बाद ना वो लीगल सिस्टम की जो वैल्यू है ना खत्म हो जाएगी। अब जजेस क्या करते हैं? वो एक्ट को स्टडी करते हैं और भी जनरल रूल्स बहुत सारा चीजें स्टडी करते हैं, एंड अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है लॉ में तो वो अपने एंड से एक लॉजिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। वो पावर उनके पास है कि अगर एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो जज अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से एक डिसीजन दे सकता है कि सही क्या है गलत क्या है। इन डिसीजंस को हम बोलते हैं जज मेड लॉज, या फिर लीगल टर्म्स में इनको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स। आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जज मेड लॉ अपने आप में एक कानून बन जाता है। अब देखो सेम मैटर दूसरी बार कोर्ट में आया तो कोई जज क्या करेगा? बोले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ था ना, उसमें वो जज ने ना सेम मैटर में ऐसा डिसीजन दिया था, क्योंकि एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा है, वो डिसीजन बहुत सही था, अपने भी वो वैसा ही डिसीजन दे देते हैं, बात खत्म हो गई। अब वो ट्रेंडिंग हो जाता है कि हर जज वही पास्ट डिसीजन को यूज करके अपना जजमेंट दे रहा है, बिकॉज लॉ इज साइलेंट, लॉ में कुछ नहीं लिखा। बात समझ आई? अच्छा, इन फ्यूचर पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचती है जजेस की तरफ से, और पार्लियामेंट के मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया गया कि ये मैटर देख लो आप, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कॉमन हो गए और एक्ट में कुछ लिखा नहीं है, तो वी सजेस्ट कि आप है ना इसमें चेंजेस करके कुछ लिख दो, ताकि प्रॉब्लम एक बार के लिए सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक जज एक डिसीजन देता है, दूसरा वाला थोड़ा मॉडिफाई करके दे देता है, कोई कुछ अलग दे देता है, क्योंकि कानून में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो पार्लियामेंट ने एक्ट में चेंजेस करके वो प्रोविजन बना दिया, ऐड कर दिया। अब आगे से क्या फॉलो होगा? जज मेड लॉ या पार्लियामेंट का लॉ? पार्लियामेंट का, क्योंकि ये काम तो पार्लियामेंट का ही है ना। तो जब तक पार्लियामेंट ने कुछ नहीं लिखा है तब तक जजेस का पावर चलता है, लिख दिया तो फिर वही फॉलो होगा। समझ आया? तो व्हाट इज अ जज मेड लॉ, ये क्लियर हो। कॉमन लॉ जो समाज बनाता है, सोसाइटी बनाती है, गांव के मुखिया बनाते हैं, ठीक है। जज मेड लॉ जो कोर्ट के जजेस डिसीजन पास करते हैं,
वेयर द लॉ इज साइलेंट। और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब भी वही है कि जो कानूनी तौर पे बना हुआ कानून नहीं है। तो कॉमन लॉ बोलो या जजमेंट लॉ बोलो, ये सब नॉन स्टैट्यूटरी है, कानूनी तौर पे बने हुए नहीं है, सोसाइटी ने बनाया। क्लियर? बोलो, बात समझ आई? तो ऐसे लॉज में जब कोई चेंजेस किए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेमेडियल, रेमेडी, ठीक है, चेंजेस करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडिंग। अच्छा, जो कानून पार्लियामेंट में बना, अपना कंपनीज एक्ट 2013, मैंने आपको बताया भी था, कंपनीज एक्ट 2013 में भी तो चेंजेस किए गए, तो उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट एक्ट। 2015, 2017, अपन ने 2019 वाला डॉक्यूमेंट देखा भी था। तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड अमेंडिंग। एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी लॉज में चेंजेस करना, उसको हम क्या बोलेंगे? अमेंडिंग। नाउ यू कंपेयर रेमेडियल वर्सेस अमेंडिंग। अमेंडमेंट किस में आते हैं? स्टैट्यूटरी लॉज में। और रेमेडी किस में आती है? नॉन स्टैट्यूटरी लॉज में। कंपैरिजन समझ आया? ठीक है, तो 1 1 मार्क के टर्म्स है छोटे छोटे। अगला पॉइंट है कंसोलिडेटिंग। इसका भी अपने पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मर्ज कर देना। आपने जीएसटी के बारे में सुना है? नहीं भी सुना होगा तो आप भरते हो, आपको पता भी नहीं होगा। हर चीज खरीदने पे जीएसटी तो लगी रहे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंसोलिडेटेड एक्ट, इंटीग्रेटेड लॉ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज जीएसटी आया इंडिया में 2017 में। उसके पहले 17 डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, अलग अलग नाम से। एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एटसेट्रा। 17 टैक्सेस हैं। इन 17 टैक्सेस को मर्ज करके सरकार ने एक नाम दे दिया, जीएसटी। अब बोला एक्साइज ड्यूटी भी जीएसटी हो गई, सर्विस टैक्स भी जीएसटी हो गया, वैट टैक्स भी जीएसटी हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी जीएसटी हो गया। सारे कानून मिला के एक कानून बना दिया, जीएसटी। इससे क्या हो गया ना, टैक्सेशन का सिस्टम इंडिया में सिंप्लीफाई हो गया। तो दैट काइंड ऑफ अ लॉ विच इंटीग्रेट्स मल्टीपल एक्ट्स और लॉज, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटिंग एक्ट, ए कंसोलिडेटिंग लॉ। क्लियर? नेक्स्ट, एनेबलिंग वर्सेस डिसेबलिंग। ये तो बड़ा सिंपल है। एनेबल करना मतलब जिस चीज की परमिशन अभी तक नहीं थी वो चीज की परमिशन देना, और डिसेबलिंग का मतलब जो चीज अभी तक अलाउड थी उसको बैन कर देना। अभी रिसेंटली आपने देखा वो अपना ड्रीम 11 वाला केस, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने बिल पास किया और बोला ऑनलाइन गेमिंग इन्वॉल्विंग रियल मनी इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड, इट इज बैंड, बंद करो। एक ही दिन में ड्रीम 11 का पूरा बिजनेस खत्म। बहुत सीवियर केस हुआ है, मतलब जो कंपनी 11-12 साल से इंडिया में चल रही है, रातों रात उसका बिजनेस ही खत्म हो गया। एंड नाउ दे आर क्लूलेस। क्या करें हम? हमारा काम ही यही था, फैंटेसी क्रिकेट उसी पे तो चल रहा था, तो पूरा पोर्टल ही खत्म कर दिया। ड्रीम 11 ही इंडियन टीम का स्पॉन्सर था। टी शर्ट खाली हो गई। फिर आपने देखा कुछ टूर्नामेंट्स में बीच में टी शर्ट पे कुछ नहीं लिखा है, तो पहले तो ऐसा लगता था टेस्ट मैच में ड्रीम 11 वालों की टीम गई है। इतना बड़ा ड्रीम 11 टीम इंडिया के दिख ही नहीं रहा है। मतलब टीम इंडिया बीच में लिखो यार, ड्रीम 11 आगे पीछे लिख दो, कम से कम इंडियन क्रिकेट टीम लगनी चाहिए ना। ये तो ड्रीम 11 की खुद की टीम आई है वैसा लग रहा था। अभी अपोलो टायर वाले आ गए। अब देखो एक फैक्ट है, मीडिया बहुत चल रहा था, बोले इंडियन टीम को जो कंपनी स्पॉन्सर करती है वो डूब जाती है। ये सोशल मीडिया बहुत वायरल हुआ बीच में, क्योंकि ये, और ये सच है, ये कोइंसिडेंस है, पनौती समझ लो, जिंक्स बोलते हैं ना अपने, कि नजर लग जाती है ऐसी कंपनी को। जिन जिन कंपनीज ने इंडियन जर्सी स्पॉन्सर की है सारी बैंकरप्ट हो गई। 2000s में एक सहारा करके कंपनी थी, सहारा ग्रुप, सहारा लिखा होता था टी शर्ट पर, 90s के और 2000s के मैच होते थे ना, सहारा ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। फिर उसके बाद बीच में आया बाईजूस, बाईजूस भी था, बाईजूस बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, बाईजूस बेचारा हाथ जोड़ता फिर रहा है कि और पैसे मत मांगो, नहीं है मेरे पास, ये हालत हो गई उसकी। अभी ये ड्रीम 11, उसकी भी वही हालत हो गई। बीच में पेटीएम भी आया था, तो पेटीएम भी अभी नुकसान में ही चल रहा है। अब अपोलो टायर वाला जब आया तो 2-3 कंपनीज थी कंपटीशन में कि किसको ये स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो एक कैनवा ऐप है जो एडिटिंग के लिए यूज होता है, वो कंपनी आई थी, एक अपोलो टायर आया था, एक और आई थी, 3 कंपनीज थी। तो लोग ऐसे हाथ जोड़ रहे थे कि भाई जिस कंपनी को बिड मिलेगी उसका तो नुकसान ही हो जाएगा, तो जो अच्छी ऐप्स है, कैनवा है या कोई है, तो उनको ना मिले, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगी। वैसा मजाक चल रहा था। अब अपोलो टायर वाले को मिल तो गया है, अब देखो कंपनी कब तक चलती है। ठीक है, तो टायर कितनी जल्दी पंचर होता है वो देखने वाली बात है। वैसा तो ये एक सिचुएशन है वहां पे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने एक बिल पास करके डिसेबल कर दिया। अब वो बैन हो गया, आप नहीं कर सकते। फ्री वाली गेम चलेंगी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो गेम चलने दो, पर बिना पैसे की ड्रीम 11 क्या गेम खिलाएगा? ये पॉइंट हो गया। ड्रीम 11 का तो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन ने डिस्कस किया था पहले भी, मैंने आपको बताया ड्रीम 11 वो बेटिंग गैम्बलिंग वाला। तो उनके जो, मतलब उनके ऊपर एलिगेशन ये था ना कि बेटिंग गैम्बलिंग करते हैं, तो उन्होंने कोर्ट में प्रूव किया कि बेटिंग गैम्बलिंग नहीं है, बिकॉज इट इज, बेटिंग और गैम्बलिंग इज अ गेम ऑफ लक और चांस। और ड्रीम 11 उस पर नहीं चलता। ड्रीम 11 बोलता है आप अपनी टीम बनाओ, अपने प्लेयर सिलेक्ट करो, अपना रिसर्च करो, फिर आपकी टीम जीतेगी तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा थोड़ी इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, उस टाइप का अगर होता तो बेटिंग गैम्बलिंग होती। सुप्रीम कोर्ट तक ड्रीम 11 के अगेंस्ट डिसीजन नहीं दे पाई लीगली, तो सरकार ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम कानून बदल देते हैं, बंद। ठीक है,
ड्रीम 11 क्या सब बंद हो गए, वो पोकर वाली पोकरबाजी, ये रमी 1 2 3, ठीक है, एस और ये सब जो जितने बॉलीवुड वाले जो भी कार्ड गेम्स वाली ऐड कर रहे थे वो सब गायब हो गई। अब कहाँ से पैसे डालोगे, कहाँ से पैसे कमाओगे? ठीक भी एक तरीके से, बहुत लोगों ने अपना बहुत नुकसान किया, पैसे वैसे सब खत्म हो गए, तो वो सेफ भी नहीं था तो बंद कर दिया, वही अच्छा है। चलिए लास्ट पॉइंट, पेनल, पेनल लॉज। पेनल मतलब पेनल्टी, पनिशमेंट। ऐसे कानून जिनके थ्रू आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाती है, पेनल्टी लगाई जाती है, उनको पेनल लॉज बोला जाता है। तो ये कैटेगरी होगी। तो ये 8 टर्म्स हैं, इनमें से कोई भी टर्म यूज हो सकता है एग्जाम में, और जनरली इसमें से क्वेश्चन वैसे ही बनता है। 1 1 मार्क के टर्म्स हैं, 4 या 5 या 3, जितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होगा उतने टर्म्स पूछ लेंगे, तो आपको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना। बोलो यहां तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है, बात समझ आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्या है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन, कब से यही बात कर रहे हैं अपन कि कानून को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा, उसका सही मतलब नहीं निकाला, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और आगे एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा बहुत बढ़िया वाले, जिससे बात अभी क्लैरिफाई भी हो जाएगी। वैसे चलो एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, फिर ही मैं रूल पे जाता हूँ आगे। एक एग्जाम्पल ऐसा ही केस हुआ, पर्टिकुलरली मर्डर का केस था। तो जो अक्यूज था उसके ऊपर चार्ज था कि उसने सामने किसी का मर्डर किया, और पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रेजेंट किया, जज के सामने उसको पेश किया गया, उसके ऊपर केस चलने लगा। तो उसने एक वकील हायर किया। वकील ने बोला ठीक है मैं आपका केस लड़ूंगा, लेकिन मुझे तो बताओ मर्डर किया है कि नहीं किया। देखो वकील को तो सच बताना ही पड़ता है, आप उससे छुपा रहे हो, पर आप सामने वाले से नहीं छुपा पाए। फिर ऑपोजिशन के लॉयर ने प्रूफ दे दिया, आपका लॉयर शॉक में, बोले तूने बताया नहीं। बोले सर अब सामने से कैसे एडमिट करूँ? अरे मुझे तो पता, मैं तो तेरा वकील हूँ, जज को नहीं बोलना, मुझे तो बोल सकता है। तो उसने लॉयर को बता दिया कि हाँ सर मर्डर तो मैंने किया है, अब आप डिफेंड करो मुझे। उसने बोला चलो ठीक है मैं आपका केस एक्सेप्ट करके आपको डिफेंड करूंगा कोर्ट में। अब जब कोर्ट में मैटर गया, तो जो अक्यूज था उसके खिलाफ एविडेंसेस प्रेजेंट करने ऑपोजिशन ने शुरू किए। धीरे 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 प्रूव होता जा रहा है कि मर्डर इसी ने किया है। अपना लॉयर कुछ बोल ही नहीं रहा है, शांति से बैठा है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, मैटर चल रहा है। अब बात वहां तक पहुंच गई कि साबित हो गया कि मर्डर आपने ही किया या अक्यूज ने किया, और जज ने फैसला सुना दिया इसको फांसी दो। ये अपना लॉयर कुछ नहीं बोला। और सोचो वो अक्यूज को कितना गुस्सा आ रहा होगा, तो कौन से मुहूर्त में मिला था, ये बोल ही नहीं रहा है कुछ, फांसी हो गई, अब तो कुछ बोल ले भाई, डिफेंड तो कर ले, मेरे को बचा तो ले कोर्ट में। उसने कुछ नहीं बोला, चलने दिया मैटर, फांसी तक बात पहुंच गई, डिक्लेयर भी हो गई फांसी। अब ये इसने बेचारे ने तो अपने अगले जन्म की तैयारी कर ली, उसने मान लिया फांसी हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। अब वो फांसी वाला सीन आया, आपने नहीं होता फांसी का फंदा लटका रखा होता है, ऊपर लेके गए उसको, काला कपड़ा वपड़ा पहनाया, एक वो बंदा होता है उसको लीवर खींचने को रेडी होता है कि इसको लटकाओ, वहां तक बात पहुंच गई। अब जब फांसी होती है, प्रोसीजर है वहां पे ना, जिस जज ने फैसला सुनाया वो जज होते हैं, जेल के जेलर होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के लॉयर होते हैं, अपने लॉयर भी होते हैं, ये 4 5 लोगों के प्रेजेंस में फांसी होती है। वैसा है तो ये सब लोग थे वहां पे, अपना लॉयर भी था जो कुछ बोल नहीं रहा था। अब ना उसको काला कपड़ा पहनाया, फांसी का फंदा लगाया, ऐसे लटकाया, बस लीवर खींचना बाकी था। तब वो पहली बार कुछ बोला, बोले फांसी रोक दो। बोले क्यों फांसी रोक दो? बोले हो गई फांसी, रोक दो इसको। बोले ऐसे कैसे हो गई फांसी, अभी फांसी तो दी नहीं, अभी तो मरा ही नहीं है, अभी तो उसको लटकाया। बोले हो गई फांसी, इसको उतारना नीचे। तो फांसी रुकवाई उसने। बोले मैटर क्या है? बोला आप एक काम करो, लॉ में क्या लिखा है पहले चेक करो। बोले क्या लिखा है मतलब? तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 उसका एक सेक्शन था 302, आपने मूवीज में कहीं सुना होगा, आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। सेंटेंस जाने, वही 302 की बात कर रहा हूँ। तो 302 सेक्शन उसने बोला एक पहले निकालो और पढ़ो उसमें लिखा क्या है। तो उसमें लिखा था टू बी हैंग्ड, मर्डर के चार्ज में टू बी हैंग्ड। तो बोले टू बी हैंग्ड लिखा है ना, आपने हैंग कर दिया उसको, अब उसको नीचे उतार लो। कहीं ऐसा लिखा है कि उसको मरना पड़ेगा? लटकाना और मारने में फर्क है, क्या लिखा है इसमें? टू बी हैंग्ड। अब बोले आपको जितना डिस्कशन करना है कर लो, इसका आउटकम यही निकलेगा। क्योंकि क्रिमिनल लॉज में या पेनल लॉज में वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन होता है वेरी स्ट्रिक्टली। जो लिखा है उसका एज इट इज ट्रांसलेशन करके वैसा ही मतलब निकाला जाता है, विदाउट एनी अजम्पशंस। क्योंकि मर्डर का चार्ज है भाई, आपके अजम्पशन और अदरवाइज में उसके जीने मरने का फर्क है। बात समझ आ रही है? अब वो लोग सारे सोच में पड़ गए, बोले ये क्या नया लेके आया। बोले रुको देखते हैं। कोर्ट के जज, जेलर, लॉयर सब लोगों ने दिमाग लगा लिया, लास्ट में कंक्लूजन पे मानना पड़ा कि भाई टू बी हैंग का मतलब सिर्फ लटकाने की बात हुई थी, लटका दिया, उसको उतार दिया तो उतारना पड़ेगा। फांसी रुक गई। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो फांसी सच में रुक गई, फांसी नहीं हुई। अब 302 अगर आपने मूवीज में सुना हो तो जज बोलते हैं टू बी हैंग टिल डेथ। वो टिल डेथ आपने सुना, मैंने पहले वो चीज नहीं बोली। वो उस केस के बाद उन्होंने चेंज किया कि भाई ये तो अब लूप होल ढूंढ लिया इसने, अब अगर ये बात बाहर फैल गई तो 10 मर्डर और हो जाएंगे फटाफट।
ये कानून बदले उससे पहले अपना अपना बदला ले लो। टू बी हैंग्ड बोला है ना, खाली वहां तक जाना है, ऐसे गले में पट्टा बांध देंगे वापस आ जाना। बोले मजाक चल रहा है क्या हो रहा है, शूटिंग चल रही है क्या पिक्चर की, बात समझ आई। तो ये चेंज किया अमेंडमेंट, और फिर वर्ड पीछे ऐड किया टू बी हैंग्ड टिल डेथ। टिल डेथ में क्लैरिटी दे दी कि जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको उतारेंगे नहीं नीचे। अब कोई बोलने मत आना हो गए फांसी उतार दो, तुम बोलोगे हैंग्ड में लीवर खींचा नीचे से पकड़ लिया उसको, बोले बच गया उतार लो, हो गए फांसी। अरे ऐसे मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो वो पॉइंट ही खत्म कर दिया। बट एक बात सोचो, उस केस से पहले भी इंडिया में फांसी हुई होगी, बात समझ आ रही है। तो जिन बेचारों की फांसी उससे पहले हुई वो उन्होंने मुफ्त में अपनी जान दे दी, जबकि लीगली उनका मरना बनता नहीं था। बट उनके वकील को ये बात समझ नहीं आई, इसको आ गई, पूरा केस में कुछ नहीं बोला, फांसी पे लटकाया तब बोला कि भाई इसको नीचे उतारो फांसी हो गई। और वो केस के बाद इन्होंने वो चीज को ऑल्टर किया टू बी हैंग टिल डेथ। और अब वो क्या होता है, जजेस एकदम स्ट्रिक्टली बोलते हैं टू बी हैंग टिल डेथ। और वो देखा वो पेन को ऐसे तोड़ देते हैं, देखा मूवीज में। वो पेन को तोड़ क्यों देते हैं, वो किसी ने एक बार बैच में से क्वेश्चन पूछा था, बोले सर वो पेन को तोड़ते क्यों है। क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, तोड़ते क्यों है, कुछ रीजन तो होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सर्च किया उसके बारे में, तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो पेन तोड़ने वाला जो इट इज अ कस्टम, इट इज अ ट्रेडिशन। कई सेक्शन में नहीं लिखा है कि फांसी सुनाते आपको पेन तोड़नी पड़ेगी, 302 में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। टू बी हैंग टिल डेथ में उसकी गर्दन नहीं तोड़नी अपने को, बॉल पेन तोड़ने की कोई बात नहीं है। लेकिन जज क्या करते हैं, वो पेन को तोड़ देते हैं। अब वो पॉइंट ऐसा है, थोड़ा इमोशनल एंगल है उसमें। जो जज फांसी की सजा सुना रहा है, सपोज आप जज हो, आपने आज किसी को फांसी की सजा सुनाई है, क्या रात को खाना खाते टाइम, सोते टाइम आपके दिमाग में बात आएगी, आपको बॉदर करेगी या बिल्कुल बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि आपके बोलने से उसको फांसी हुई है। तो थोड़ा तो आप इमेजिन कर रहे हो कि बेचारे को अभी 15 दिन में फांसी होने वाली है, फंदा वंदा पहनाएंगे, लटका देंगे, मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गिल्ट आ जाएगा ना कि यार मेरे फैसले की वजह से इसको फांसी हो गई, काश ऐसा हो सकता है कि मैं इसको फांसी के बदले उम्र कैद या ऐसी कोई सजा देता जिसमें मेरे बोलने से उसको मरना पड़े, ऐसा नहीं होता। तो एक ह्यूमन माइंड कहीं ना कहीं गिल्टी तो फील करेगा। तो बोलो जो गिल्ट है ना, वो उस पेन के ऊपर डाल देते हैं। एक सिंबॉलिक तरीका हो गया कि भाई ये जिस पेन से किसी का डेथ सेंटेंस लिखा गया हो, ऐसी पेन कभी वापस यूज ना करनी पड़े, दैट इज द इंटेंशन। तो वो पेन को तोड़ देते हैं कि ये पेन कभी लाइफ में किसी को यूज ना करनी पड़े जिससे किसी का डेथ सेंटेंस लिखा गया। और वो गिल्ट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है उसके ऊपर, तो जज बेचारा पर्सनली ना ले ले। पता चला जज डिप्रेशन में आ गया, बोले फांसी की सजा सुनाई तब से टेंशन में घूम रहा हूँ, क्या हो गया, रात को नींद नहीं आती, उसका भूत मुझे दिखता है, बोले मेरी वजह से मर गया ये। उसकी गलती थोड़ी ना, वो प्रोफेशनल है, वो अपना काम कर रहा है, सजा कानून ने लिखी है। वो जज नहीं होता कोई और होता तो भी सेम सजा होने वाली थी, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। बट वो ह्यूमन माइंड है, उसका गिल्ट ट्रांसफर करना जरूरी है। तो बोले ऐसी पेन दोबारा कभी यूज ना करनी पड़े किसी को, इसलिए उसको तोड़ देता है, दैट इज अ कस्टम वैसा। तो ये सिचुएशन है। अब देखो एक वर्ड टू बी हैंग्ड टिल डेथ, कितना फर्क है। उस बेचारे ने तो फांसी के फंदे पे लटकते लटकते अगले जन्म की तैयारी शुरू कर ली होगी कि फिर जूनियर केजी स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा तो काम हो गया। और फिर जब लास्ट में उसको बचा लिया गया होगा तो सोचो कितना खुश हुआ होगा, उसका रिएक्शन सोचो। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि बोले इसी जन्म में हूँ धरती पे या नया जन्म हो चुका है, सनम मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक एक वर्ड का मीनिंग मैटर करता है। अब इस एग्जाम्पल से आपको इंटरप्रिटेशन की वैल्यू समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, थोड़ा स्पेसिफिक बात करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स बनाए गए उसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक हम बोल रहे हैं प्राइमरी रूल्स, और दूसरा है सेकेंडरी रूल्स। दो कैटेगरी है। पहले अपन इस पर टारगेट कर रहे हैं कि व्हाट आर प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स में भी 5 रूल्स दिए हुए, एक नहीं, ठीक है। पहला जो रूल है उसका नाम है द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, दिस इज द फर्स्ट रूल। उसके बाद जो सेकेंड रूल है उसका नाम है द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तीसरा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। फोर्थ वन इज हिडन रूल और द मिस्चिफ रूल, एंड द फिफ्थ वन इज रूल ऑफ एजेस्डेम जेनेरिस, लैटिन टर्म है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये 5 रूल्स हैं। अब इसमें ना इनका सिस्टम ऐसा है कि जो पहला रूल है ना आपका लिटरल कंस्ट्रक्शन, इन्होंने ऐसा बोला है कि 5 रूल्स में एज सच कोई सीक्वेंस या ऑर्डर नेसेसरी नहीं है। यू कैन यूज एनी रूल आउट ऑफ द 5 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 ही लगा के देखना पड़ेगा, उसके बाद कोई सीक्वेंस नहीं है। आप पहले 1 लगा के देखो, अगर 1 फेल हो जाए तो आप डायरेक्ट 3 भी लगा सकते हो, डायरेक्ट 4 भी लगा सकते हो, डायरेक्ट 2 भी लगा सकते हो, जो आपको सही लगे। लेकिन ये सबसे पहले यूज करना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वैसा है। ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए रूल 5 लगा दिए। 1 इज कंपलसरी, सबसे पहले ये ट्राई तो करना ही है। अगर ये काम ना करे फिर आप इनमें से कोई भी यूज कर लो, चलेगा। ये है सीक्वेंस। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि नहीं 1 लगाओ
फेल हो जाए तो 2 लगाओ, फेल हो जाए तो 3 लगाओ, ऐसा नहीं। सिर्फ 1 पहला कंपलसरी है, फिर इनमें से कोई भी नेक्स्ट चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो वैसे। अभी जब रूल्स पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल देखते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल बोलता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अ स्टैच्यू आर ऑर्डिनरीली टू बी अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। किसी भी लीगल सेंटेंस को आपको इंटरप्रेट किस तरीके से करना चाहिए, तो बोला उसका नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर या ग्रामेटिकल मीनिंग निकालना चाहिए। ये नहीं भी बोलते ना तो भी आप यही करते हो। आपको मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस दूंगा, आप उसका मतलब कैसे निकालते हो? आप पहले उसको ट्रांसलेट करते हो हिंदी में, गुजराती में, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, फिर उसका ग्रामर चेक करते हो, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, ऐसे ही मतलब निकालते हो ना। तो जो आप करते आए हो ना बचपन से, वही यहाँ पे इन्होंने करने के लिए बोला। अब आप पढ़ लो, कुछ नया नहीं बोल रहे। नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ग्रामेटिकल मीनिंग, तो वही तो करते हैं हम। डिक्शनरी वर्ड जो हमें सिखाए गए हैं, हम वही मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, और कुछ नया तो करते नहीं। पर इस चीज को एक रूल बना दिया और इसको नाम दे दिया द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब और चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं। चैप्टर लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा हैवी है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना धीरे धीरे चीजें इजी होती जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा हैवी लगता है वैसा, बट टॉपिक वही वैसे ही है, तो अपने को थोड़ा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी गिवन विच वुड मेक अदर प्रोविजंस रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है ऑब्सोलीट, अननेसेसरी, फॉल्स। ठीक है, दैट इज रिडंडेंट। तो आप किसी भी सेक्शन को, किसी भी प्रोविजन को जब कोई मीनिंग दे रहे हो तो ऐसा मीनिंग दो जिससे बाकी के सारे प्रोविजंस जो है वो अपनी जगह सही लगे। ऐसा नहीं कि एक चीज को सही साबित करने के चक्कर में आपने सबको गलत साबित कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, if there is nothing to modify, alter or qualify the language which the statute contains, it must be construed according to the ordinary and natural meaning of the words। एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, जो लिखा है एकदम साफ और क्लियर लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नहीं है कंफ्यूजन तो क्यों क्रिएट कर रहे हो? एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, पेपर तो बहुत टफ आता है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछते हैं, और उन्होंने एकदम इजी क्वेश्चन पूछ दिया। अब 4 बार पढ़ रहे हो, बोला कुछ तो होगा इसके अंदर जो मुझे नहीं दिख रहा है, इतना इजी तो पूछ ही नहीं सकते। अरे तुम क्यों जज कर रहे हो? जब इजी पूछा तो लिख दो ना सीधा सीधा, अननेसेसरी ओवर इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हो? तो वो बात यहाँ पे क्लैरिफाई की। द सेफ एंड मोर करेक्ट कोर्स ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू टेक द वर्ड्स देमसेल्व्स एंड अराइव इफ पॉसिबल एट देयर मीनिंग विदाउट रेफरेंस टू द केसेस। केसेस पे, एग्जाम्पल्स पे कब जाते हैं अपन? जब कोई बात समझ नहीं आती। जैसे मैंने आपको कोई प्रोविजन समझाया, बोलो रुको मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देने की जरूरत तब पड़ती है जब वो प्रोविजन थोड़ा सा टेक्निकल हो, ताकि एग्जाम्पल से आपको बात इजी लगे। बट जहां एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है तो वहां मत जाओ, डायरेक्ट सेंटेंस का अगर मीनिंग समझ आ रहा है तो भी ठीक है, वैसा है। तो ये उन्होंने आपको गाइडेंस दिया हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। जो बॉक्स में अगेन बोला है वो सेम बात बोली, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा उसको। उसके बाद जो पॉइंट है वो देखना अच्छा पॉइंट है। इट इज अ कोरोलरी टू द जनरल रूल। कोरोलरी मतलब एडिशनल कंडीशन, ठीक है, ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन दैट नथिंग इज टू बी एडेड और टू टेकन फ्रॉम अ स्टैच्यू unless there are adequate grounds to justify the inference that the legislature intended something which it omitted to express। बोलना ये चाह रहे हैं, लॉ में जो लिखा है इंटरप्रेट इट एज इट इज, अपने मन से कुछ जोड़ो मत, और जो है उसको इग्नोर मत करो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, टू बी हैंग्ड, क्या आउटकम लास्ट में निकाला कि टू बी हैंग लिखा है तो सिर्फ लटकाना जरूरी, मरना नहीं। अब जज बोल सकता था, बोले यार ये तो अंडरस्टूड है, ऐसा टाइम पास करने का थोड़ी कानून बनाया होगा, टू बी हैंग तो मरना तो जरूरी है। क्रिमिनल लॉ है भाई, जो लिखा है वर्ड टू वर्ड फॉलो होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। अब देखो जोड़ देते तो उसको फांसी हो जाती, और नहीं जोड़ा तो घर चला गया। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो लीगल प्रोविजंस में नथिंग इज टू बी एडेड फ्रॉम योर एंड। अपने मन से आप कानून बना नहीं सकते, और जो लिखा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन एज ए स्टूडेंट अपन लॉ मेकर्स हैं, आप जो आंसर शीट लिखते हो, मेरे पास जब पेपर आते हैं चेकिंग के लिए, अपना अपना कानून भलता भलता बना के लिखा होता है। जो चीज कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी है ना, वो आपके आंसर से मिलती है मेरे को। और इतना कॉन्फिडेंस में लिखा होता है ना कि पढ़ के मुझे वापस एक्ट चेक करना पड़ता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ कि ये लोग गलत लिख रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस में लिखा होता है, कुछ भी बना के लिख देते हैं, जो प्रोविजन है ही नहीं वो भी क्रिएट कर देते हो। बट ये करना एक्चुअली अलाउड नहीं होता, ठीक है। आप करते हो अलग बात है, फिर मार्क्स नहीं मिलते उसके। तो जो लिखा है उसको इग्नोर नहीं करना है, जो नहीं लिखा है उसको अज्यूम नहीं करना है। ये बेसिक रूल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे वही चीजें एक्सप्लेन की है, तो मैं वो लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी देखो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें भी वही बात रिपीट की है सिंपल लैंग्वेज में। एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एज नो वर्ड इज अननेसेसरीली यूज्ड। अगर एक सेक्शन में कुछ लिखा हुआ है तो सोच समझ के लिखा गया होगा, अननेसेसरीली नहीं। मैं स्टार्टिंग में बोला
अपन जैसे आंसर शीट भरते हैं ना कि 4 पेज का आंसर बनाना है, लॉ मेकर्स को वैसा कोई टारगेट नहीं दिया होता है कि तुमको 300 पेज का एक्ट बनाना है। वो सोच समझ के लिखते हैं, तो जो लिखा है वो सोच समझ के लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो नहीं लिखा है वो आपको प्रिज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो वही 2 पॉइंट जो अपन पीछे बात कर रहे थे। एक और केस दिया हुआ है जो नीचे बॉक्स में है, व्हाइटले वर्सेस चैपल, 1868 का केस है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इलेक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा मजा भी आएगा। अभी बिहार में इलेक्शन हुए, देखा आपने, ठीक है, होना क्या था, हुआ क्या, अलग ही चल रहा है वहां पे। एक पार्टी है जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दी जो पढ़े लिखे स्कॉलर, अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया और जीरो क्रिमिनल रिकॉर्ड। कोई आईआईटी से था, कोई मैथमेटिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई बैंक का बड़ी पोस्ट पे मैनेजर रह चुका है। ऐसे लोगों को एक पार्टी ने टिकट दी, उनमें से एक कैंडिडेट नहीं जीता, और जो पार्टी जीती उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको पता ही है, मालूम पड़ जाएगा वैसा। तो ये रियलिटी में हुआ और लोग शौक में है कि यार पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट्स को कोई सीट देना ही नहीं चाहता है। लोग ये देख रहे हैं कि हमारा फायदा किसमें, सरकार पैसा बांट रही है, तो जिस सरकार ने पैसा दिया उसको वोट दे दिया। ये रियलिटी में हुआ है। अब पॉइंट ये है कि इलेक्शन में ना घपलेबाजी बहुत होती है, कौन किसके नाम पे क्या वोट दे के आ जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी बीच में राहुल गांधी ने कितना प्रोटेस्ट किया कि बोले फेक वोटर्स हैं, वोट चोरी हो रही है, उन्होंने एक वो टर्म यूज किया, वोट चोरी हो रही है, तो बोला सारे फेक वोटर्स हैं, इनकी पार्टी वाले ही फेक आइडेंटिटी बना के, फेक डॉक्यूमेंट बना के वोट दे के आ जाते हैं, वो लोग जीत जाते हैं। उन्होंने काफी सारा डेटा भी दिया और वो बहुत मैटर इलेक्शन कमीशन तक भी गया, वैसा हुआ। अब कानून ये है कि वोट देने का जो आपका राइट है वो आपका पर्सनल राइट है। अच्छा एक सिचुएशन बताओ, ऐसा हो सकता है जैसे इलेक्शन है, वोटिंग करनी है, अब आप घर में 5 मेंबर हो तो सबको वोट देने जाना पड़ेगा, तो आपके घर में अब सब बिजी है अपने अपने काम में। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में से आपको भेज दिया वोट देने, सबका इलेक्शन कार्ड देके, और सबने बता दिया बोले मेरा वोट इसको दे देना, मेरा वोट इसको दे देना, ऐसे चलेगा? 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, 1 आम आदमी पार्टी, आप ही जाके 5 वोट दे के आ गए, हो सकता है ऐसा? बोले नहीं, मैं वो घर से बोल के भेजा है, मम्मी ने बोला इसको वोट देना, पापा ने बोला उसको वोट देना, दादा ने बोला इसको वोट देना, मैं सबका वोट देने आया हूँ, चलेगा ऐसा? नहीं, ये आपका इंडिविजुअल राइट है। अच्छा जो पोलिंग बूथ पे अपने जाते हैं वहां पे आप ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते मेरा वोट तो मैं इसको दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सबका अपना अपना राइट है, जिसको जिसको वोट देना है आप आओ चुपचाप, बैलेट बॉक्स होता है, ऐसा पूरा सेटअप होता है, अंदर वोटिंग की, आपने निकल रहे, वही चीज होती है। तो दिस इज अ प्राइवेट राइट। अब एक जो यहाँ पे केस दे रखा है व्हाइटले वर्सेस चैपल, इसमें ऐसा हुआ, एक बंदा जिसकी डेथ हो गई थी उसके बिहाफ पे कोई और जाके वोट दे के आ गया, और ये रियल में बहुत होता है। पता कैसे होता है? किसी की डेथ होती है तो उसका ना डेथ सर्टिफिकेट बनता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। अब डेथ आज हुई है तो इमीडिएटली डेथ सर्टिफिकेट आज के आज बन जाए ऐसा नेसेसरी नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट बनने में 2-4 दिन का टाइम लग जाता है, फैमिली को उस चीज से बाहर आना, फिर वो प्रोसेस करना। उस बीच में जो गैप है उन दिनों में वो इंसान ऑन पेपर जिंदा है, क्योंकि उसका डेथ सर्टिफिकेट तो बना ही नहीं। मरा हुआ कब से माना जाएगा? जब डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बीच में जब इलेक्शन होते हैं ना, तो वैसे वोटर आईडी जिस इंसान की डेथ हो गई है लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं बना है, उसके बीच में जाके उसके नाम पे कोई और वोटिंग करके आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के सब वर्कर्स होते हैं, वो लोग ही वोट दे देते हैं अपनी पार्टी को। ऐसी बोगस वोटिंग बहुत होती है, ये सब चीजें भी रहती है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो इंसान की डेथ हो गई थी उसके नाम पे अपना जो अक्यूज है वो वोट दे के आ गया, उसको अरेस्ट कर लिया। बोले यार तूने मरे हुए इंसान के नाम पे वोट दे दिया, ये तो गलत है, तेरे खिलाफ केस चलेगा। और फिर जब कानून निकाल के देखा कि तब के लॉज में लिखा क्या था, देखो केस कब का है? 1868 का। तो आज ये चीज रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अब तो कानून अपडेट हो गया, लेकिन तब का जो कानून था उसमें ऐसा लिखा था, वो फ्रेज देखो लिखा हुआ है उसमें, बोला था टू इम्पर्सोनेट एनी पर्सन एंटाइटल टू वोट इज एन ऑफेंस। बहुत ध्यान से पढ़ना उसको। टू इम्पर्सोनेट एनी पर्सन एंटाइटल टू वोट इज एन ऑफेंस, मतलब जिसके पास वोट देने का राइट है, अगर आपने उसके बिहाफ पे जाके वोट दिया तो ये एक ऑफेंस। बात समझे? जिसके पास वोट देने का राइट है, ठीक है, उसको आपने इम्पर्सोनेट किया, मतलब उसके बिहाफ पे आप जाके उसका वोट देके आ गए, तो ये जो है ऑफेंस है, इलीगल है। बट फिर सवाल ये है कि क्या एक मरा हुआ इंसान वोट करने के लिए एलिजिबल होता है? एंटाइटल टू वोट होता है क्या? इज अ डेड पर्सन एंटाइटल टू वोट? एक मरा हुआ इंसान जाके वोट दे सकता है? अलाउड है लीगली? नहीं। और लॉ में क्या लिखा है? एक ऐसा इंसान जिसको वोट देने का राइट है, एंटाइटल टू वोट, उसके बिहाफ पे अगर आप जाके वोट देके आ जाओ तो क्राइम है। अब अपने लॉयर ने कोर्ट में क्या बोला? सर मेरे क्लाइंट ने जिसके बिहाफ पे वोट दिया है वो तो मर चुका है, डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, ठीक है, तो एक डेड पर्सन एंटाइटल टू वोट तो होता ही नहीं है। तो जो लिखा है वो ऑफेंस मेरे क्लाइंट ने किया ही नहीं। बात समझ आ रही है? लिखा क्या है? ऐसे इंसान के बिहाफ पे वोट दे के आना जिसको वोट देने का राइट है,
मतलब अगर आप एक लिविंग पर्सन हो, अलाइव हो, मैं आपके बिहाफ पे वोट देके आ जाऊं तो गलत है। बट जो इंसान मर चुका है वो तो खुद एंटाइटल नहीं वोट देने के लिए, मैं उसके बिहाफ पे वोट देके आ गया तो ये क्राइम कैसे हुआ? बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट के बेसिस पे वो अक्यूज को बचा लिया गया उस केस में, क्योंकि जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन वैसे का वैसे ही करना है। देखो बाद में लॉजिक आपको लगे ना लगे, लेकिन कानून में तो वही लिखा है ना, बात समझिए। फिर उसको चेंज किया। आज की डेट में आप किसी मरे हुए इंसान के बिहाफ पे वोट देके आ जाओगे तो भी फंसोगे, लेकिन तब के लॉ में लॉ मेकर ने इस एंगल से सोचा नहीं था, तो उसने जो कानून बनाया ना उसमें एक मिसिंग फैक्टर था जिसका यूज अपने लॉयर ने कर लिया। ये सेम वैसा जैसे टू बी हैंग टिल डेथ वाले में टिल डेथ वाला पॉइंट किसी ने तब तक सोचा नहीं था, वैसा है। अच्छा, टू बी हैंग टिल डेथ वाले में जो लॉयर था ना, मैं आपको उसके बारे में बताना भूल गया, वो लॉयर का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। सुनना है कौन है? हिस्ट्री पढ़ी, मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, नाम नहीं सुना? क्या है, स्कूल में हिस्ट्री सो रहे होते तो क्लास में, है ना, इसलिए नहीं पता है। पाकिस्तान का जो फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना, देखा है फोटो, देखा है टोपी वाला, पाकिस्तान में सब जगह उनकी पाकिस्तान की नोट के ऊपर फोटो है। और जो मुस्लिम लीग की इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे, बिफोर पार्टीशन, तो ही वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, और उन्होंने पहले डिमांड किया था कि मुझे एक अलग देश चाहिए, और उन्हीं की डिमांड पे और फाइट पे पाकिस्तान अलग से क्रिएट हुआ, और इस चीज़ पे इंडियन अथॉरिटीज को, गांधी जी को, सबको मानना पड़ा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे सुना होगा कि गांधी जी की वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, वो चाहते तो नहीं होता, उनकी वजह से परमानेंट प्रॉब्लम हो गई, ऐसा वैसा ये वो। बट सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था और राइट शुरू हो गए थे, मारपीट शुरू हो गई थी अलग देश के लिए। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि गांधी जी और कांग्रेस वालों के ऊपर प्रेशर था कि इसको इग्नोर करके लोगों को मरने दे या इसकी बात मान के झगड़ा खत्म करे। तो एक बोलते हैं ना, वायलेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत मुश्किल से अग्री कर लिया कि जाने दो, जो भी है, लोग मर रहे हैं, इससे बेटर है कि भाई देख लेंगे। तो फिर प्रेशर में अग्री हुए और अलग कंट्री बनाने का जो है वो हुआ, और फिर बाद में दो कंट्रीज का डिवीजन हुआ जो हम जानते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आज भी उनके वहाँ पे नोट पे उनका ही फोटो है, सरकारी ऑफिस में उनका ही फोटो है, एंड ही वाज द पर्सन। तो वो भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और उनका केस था ये। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि टू बी हैंग्ड लिखा है, इसका मतलब इतना ही। अब सोचो कितना शार्प माइंड होगा इंसान का, तो इतना पूरा अलग देश डिमांड करके पूरा देश बनवा लेना अपनी कंडीशंस पे, एक अकेले इंसान के लिए तभी पॉसिबल है जब उसका दिमाग जो है इस लेवल पे जाता हो। बात समझ आ रही है? तो ये उनका केस है। चलो, तो वाइटली वर्सेस चैपल वाला भी आपको बता दिया। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फर्स्ट रूल पहले लगाना जरूरी है, लिटरल कंस्ट्रक्शन वाला। अब अगर ये रूल फेल हो जाए, 1 to 1 ट्रांसलेशन करके अगर बात का कोई मतलब ना निकले, तो फिर आप सेकंड से लेके 5th वाले रूल में किसी में भी जा सकते हैं। तो अब कोई ऑर्डर या रैंकिंग फिक्स नहीं है, 1 के बाद कोई भी चलेगा। अपन भी वैसे ही करते हैं, 2, 3, 4 वाला छोड़ के हम सीधा चलते हैं 5th पे। करवाने तो सारे ही हैं, रैंडमली पढ़ेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई भी वैसे ही होता है। रूल 5 पहले लेते हैं, रूल ऑफ एजेसडेम जेनेरिस। बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल है, थोड़ा टॉपिक लाइट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ। एजेसडेम जेनेरिस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, दैट इज एजेसडेम जेनेरिस। आपने एक इंग्लिश में वर्ड यूज किया है एटसेट्रा, ETC डॉट, बहुत काम आता है ये एग्जाम में। जहाँ तक आपको चीज़ें पता है वहाँ तक आप भर भर के लिखते हो, जहाँ से आपकी नॉलेज खत्म हो जाती है पर आंसर बाकी है, आप क्या करते हो? एटसेट्रा। ठीक है, तो एटसेट्रा थोड़ा इज्जत बचाता है अपनी, कि भाई मेरे को इतना ही आता था, उतना लिख दिया, बट मुझे पता है कि और चीज़ें हैं इसमें। एटसेट्रा इतना कौन लिखे, हो गया ना, 2-4 समझाती बहुत है, बाकी समझ लो। एटसेट्रा का मतलब वही होता है। तो एटसेट्रा जो वर्ड है उसका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको बात रिलेट हो, एटसेट्रा को उसका मीनिंग मिलता है उसके पहले जो चीजें लिखी है उससे। इट इज अ जनरल वर्ड। तो जनरल वर्ड को मीनिंग कैसे मिलेगा? उसके पहले लिखे गए स्पेसिफिक वर्ड से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, काओ, बफेलो, एटसेट्रा। सिंपल, बहुत बेसिक सा टर्म यूज किया, काओ, बफेलो, एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल इंक्लूड हो सकता है? नहीं। तो कैसे पता चलेगा एटसेट्रा में क्या आएगा? क्योंकि आगे जो लिखा है काओ बफेलो, काओ बफेलो बेचारे एकदम शांति प्रिय जानवर है, वो मांस मच्छी नहीं खाते, वेजिटेरियन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है। तो आपको कैटेगरी समझ आ गई कि काओ, बफेलो, एटसेट्रा। तो एटसेट्रा में ऐसे जानवर आ सकते हैं जो इस कैटेगरी के हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग हो, वेजिटेरियन हो, हार्मफुल ना हो। जैसे गोट है तो गोट आ सकती है, ठीक है, लेकिन टाइगर नहीं आ सकता। बात समझ आई? तो एटसेट्रा इज अ जनरल वर्ड विच डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर इट।
तो इसी चीज के लिए रूल का नाम है एजेसडेम जेनेरिस ऑफ द सेम कैटेगरी, ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है वैसा। जेनेरिस का मतलब जॉनर, एक वर्ड यूज करते हैं, आपने वर्ड कभी अगर कहीं सुना हो, जैसे कैटेगरी, आप बोलते हैं ना ये मूवी कौन से जॉनर की है, बोले हॉरर मूवी, ये वर्ड आपने वहां पढ़ा हुआ है, स्पेलिंग ऐसी कुछ है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जॉनरा करके उस टाइप का है, क्योंकि वर्ड इंग्लिश नहीं है, लेकिन अपने लिए बोलना डिफिकल्ट हो जाता है बार बार, तो अपना सिंपल टर्म उसमें जॉनर बोलते हैं वैसा है। तो जॉनर जो वर्ड है दैट मीन्स अ कैटेगरी, कोई हॉरर मूवी है, कॉमेडी मूवी है, सॉन्ग सुन रहे हो आप तो भाई डीजे सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, किसी भी चीज की कैटेगरी, तो एजेसडेम जेनेरिस ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द सेम स्पीशीज। तो जब हम एटसेट्रा वर्ड यूज करते हैं तो एटसेट्रा का मतलब ही वही है जो ये रूल बताना चाह रहा है, कि इसका अपना खुद का कोई मतलब है नहीं, इसके पहले आप जो लिख दोगे ना उसी से उसको कोई ना कोई मतलब मिलने वाला है, और यही आप करते आए हो, एटसेट्रा वही लगाते हैं कि इसके जैसे और वर्ड्स कवर हो गए ऐसा मान लो, दैट इज एटसेट्रा। तो ये रूल है एजेसडेम जेनेरिस का, बेसिक सा रूल है बड़ा, एटसेट्रा का मीनिंग समझा और कुछ भी नहीं, इतनी सी बात है, बोलो समझ आई बात। इसमें ना लास्ट पॉइंट में कुछ चीजें बोली है, लास्ट पॉइंट देखना, उसमें दो वर्ड्स है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट। मैं थोड़ा डिटेल में इस पर बात करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले, देखो इतना डेप्थ में ना लोग नहीं जाते, बट जाना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी नॉलेज डेवलप करना, एग्जाम सेकेंडरी है, तो आपको ये सब बेसिक बातें पहले थोड़ा टाइम लगे समझनी चाहिए, बिकॉज आप जिस फील्ड में हो ना आगे आपको लॉज का इंटरप्रिटेशन बार बार करना है, ये आपका प्रोफेशन बनने वाला है, और अगर आपको बेसिक बातें नहीं पता होंगी तो यहाँ से तो पास होकर निकल जाओगे, वहां फिर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो बेटर है कि इसके ऊपर फोकस करो। इलस्ट्रेटिव लिस्ट एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट, दोनों चीजों में फर्क क्या है वो देखते हैं। इलस्ट्रेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि इस लिस्ट में मैंने जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, ऐसे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और मैं सबको नहीं लिख सकता, तो मैंने ना 3-4 नाम लिख दिए, लास्ट में मैंने लिख दिया एटसेट्रा, खत्म। एटसेट्रा आने का मतलब ये स्पेसिफिक और इसके बाद और जितने भी होंगे वो इसमें कवर हो गए, दिस इज कॉल्ड इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेशन एग्जांपल। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब क्या है कि मान लो अगर किसी लिस्ट में 4 ही चीजें हैं भाई, ए बी सी और डी, और मैंने चारों लिख दिए, तो फिर एटसेट्रा की जरूरत है क्या? बात समझ आ गई? फिर एटसेट्रा की जरूरत नहीं। तो जहां पे स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। यहां पे लिस्ट हो गई एग्जॉस्ट, खत्म, ए बी सी डी खत्म, लिस्ट खत्म हो गई। अल्फाबेट्स ही ले लो, लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, एग्जॉस्टिव लिस्ट होगी, इलस्ट्रेटिव लिस्ट होगी। एग्जॉस्टिव क्योंकि जेड पे बात खत्म हो जाती है, सारे लिख दिए 26 के 26 पूरे, लिस्ट एग्जॉस्टेड, खत्म। बात समझ आ रही? लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो थाउजेंड्स में हो सकते हैं, सारे थोड़ी ना मैं लिस्ट करने बैठूंगा, 5 लिखूंगा, एटसेट्रा लगा दूंगा कि इसके जैसे वगैरह वगैरह, और जितने भी होते होंगे वो आ गए। तो ऐसी लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेटिव, और इस लिस्ट को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव। बहुत माइनर बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। लॉ पढ़ने का मजा ही तब है जब डेप्थ में पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो एजेसडेम जेनेरिस में लास्ट पॉइंट में उन्होंने वर्ड्स यूज किए हुए हैं। This general word shall be used and will have its meaning only when the list of specific words is illustrative and not exhaustive. Illustrative list में तो एटसेट्रा यूज होता है, एग्जॉस्टिव लिस्ट में तो यूज होगा नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे इलस्ट्रेटिव लिस्ट का एग्जांपल चाहिए, बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैथ्स में पढ़ा आपने ऐसा, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से कहाँ तक जाता है? लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इन्फिनिटी। तो मैं सारे लिस्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। समझ आ गया? तो वो इलस्ट्रेटिव लिस्ट हो गई कि आपने कुछ एग्जांपल दे दिए फिर एटसेट्रा पे उसको खत्म कर दिया। अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है दोनों? ठीक है, तो ये था आपका रूल ऑफ एजेसडेम जेनेरिस। बोलो कुछ नहीं समझ आया हो तो क्लियर? तो ऐसे सिंपल रूल्स पहले टारगेट करते हैं। चलो अब इसके पहले जो बचे हैं ना, उसमें से लेते हैं रूल नंबर 4, रिवर्स में चलते हैं, मिस्चिफ रूल या फिर हिडन्स रूल। सिंपल रूल्स है, अब लैंग्वेज में आपको इतना हैवीनेस नहीं लगेगी, स्टार्टिंग में लग रही होगी, अब नहीं लगेगी। हिडन्स रूल या फिर मिस्चिफ रूल, ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो मिस्चिफ है, मतलब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं, तो उस चीज के लिए यहाँ पे रूल बनाया गया। हिडन्स रूल इसलिए बोल रहे हैं, 1584 में एक केस हुआ था जिसमें एक पार्टी का नाम था हिडन, तो उसके नाम से वो केस फेमस हो गया हिडन्स रूल, क्योंकि उस केस में ये बात पहली बार कोर्ट ने बोली थी। कोर्ट ने ऐसा बोला कि देखो, अगर एक बात के 2 मतलब निकलते हैं या एक शब्द के 2 मतलब निकलते हैं, तो यू हैव द चॉइस कि आपको कौन सा मतलब सिलेक्ट करना है। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, आप मुझे बताओ आप कौन सा मीनिंग सिलेक्ट करोगे जिससे केस सॉल्व होता हो, आसान बनता हो,
या जिससे केस कॉम्प्लिकेट होता हो और उसमें डिस्प्यूट बढ़ता हो, कौन सा मतलब निकालना सही रहेगा, जिससे सॉल्व होता हो। मिसचिफ रूल आपको यही सजेशन दे रहा है कि जब भी लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, या एक चीज के मल्टीपल मीनिंग है, तो कंटेक्स्ट पे जाना है। बोलते हैं ना इस सिचुएशन में तो यार इस वर्ड का यही मतलब हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना, ये वो बात हो गई। तो आपको ना उस मिसचिफ को, लैंग्वेज की मिसचिफ को साइड पे रख के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, डिस्प्यूट की तरफ नहीं बढ़ना। अब इसके लिए फ्रेज यूज किया यहाँ पे, वो देखो, सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ, सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। आया समझ में? मिसचिफ को कम करो, सॉल्यूशन को बढ़ाओ, एडवांस द रेमेडी। वैसा अब आप जब भी ये आंसर लिखोगे, शॉर्ट नोट लिखोगे, तो उसके अंदर ये फ्रेज अगर लिखो तो चेकर को लगेगा कि हाँ पढ़ के आया, प्रॉपर उसने टर्म कोट किया। तो ये सेंटेंस आपको लिखना चाहिए, सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। देखो एक एग्जाम्पल भी है, थोड़ा फनी एग्जाम्पल है। यहाँ पे बोला आपके अकाउंट्स टीचर आपको समझा समझा के परेशान हो गए, कब से पढ़ा रहे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक बार गुस्से में ऐसा बोल दिया, गो टू हेल, ओनली देयर यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग बाय योरसेल्फ। बाहर में जाओ। अब इस चीज को लिटरली लेना है, सच में गो टू हेल। बोले सर कहाँ से जाऊँ, लोकेशन भेज दो। बोले यार क्या इंसान है यार, इसको तो मतलब दीवार पे सर मार लो लेकिन इसको ना समझाओ, कुछ भी बोलता है, ऐसी बात हो गई। तो जो गो टू हेल है उसका मीनिंग लिटरली थोड़ी लेना है। बात समझ आई? तो वो सिर्फ एक एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया वैसा। ठीक है चलो, तो सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। तो ये था मिसचिफ रूल या फिर हिडन रूल। अब बोल रहे हैं कि जब भी ये मिसचिफ ढूंढने की कोशिश हम करते हैं ना लॉ में, कि सही मतलब क्या है, कौन सा मीनिंग मैं अडॉप्ट करूं, किस चीज को अपने फेवर में यूज करूं, तो बोला उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी अबाउट द सिचुएशन। और वो स्टार्टिंग में जो आपको मिसचिफ रूल में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बोला व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। किसी भी चीज को डिटेल में समझने के लिए उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है, ऐसा होता है। पास्ट को समझो, हिस्ट्री को समझो, कहाँ से ये चीज ओरिजिनेट हुई उसको समझो, तो आप उसके रूट कॉज तक जाओगे। तो बोल रहे पहले कॉमन लॉ क्या था कानून बनने से पहले, उसको समझो। फिर बोला व्हाट वाज द मिसचिफ। अब जो कॉमन लॉ था उसमें प्रॉब्लम क्या थी, एम्बिग्यूटी क्या थी, उसको समझो। व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व। पार्लियामेंट ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जब उन्होंने कानून बनाया। और फिर रेमेडी देने का असली कारण क्या था, किसी की बात की जड़ तक जाना कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। तो अगर आप वो पूरा हिस्ट्री समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये सिचुएशन में इस बात का क्या मतलब निकालना है। किसी भी चीज पे जजमेंट देने से पहले आपको पूरी बात समझनी पड़ती है ना। कोई अपना प्रॉब्लम लेके आया, ऐसा हो ऐसा, भाई तू पहले शुरू से बता हुआ क्या है, अच्छा ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, ये इसने क्या बोला था, तूने क्या बोला था, फिर अपन कोई जजमेंट पे आते हैं। तो बिफोर नोइंग द हिस्ट्री यू कैन नॉट गिव जजमेंट ऑन एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। बात समझ आ रही? तो ये सेम चीज यहाँ पे बोली, कॉमन लॉ समझो, कॉमन लॉ में प्रॉब्लम क्या था वो समझो, पार्लियामेंट ने क्या कानून बनाया वो समझो, पार्लियामेंट का क्या इंटेंशन था और क्या प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की वो समझो। फिर आपको समझ आएगा कि लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था, फिर आप सही कंटेक्स्ट जो है वो अज्यूम कर पाओ। बात समझ आई? क्लियर हुआ? बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमने 5 में से 3 रूल्स यहाँ पे देख लिए। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। सेकेंड और थर्ड रूल जो है वहां से अपने कल कंटिन्यू करेंगे, ये काफी हेवी हो गया तो थोड़ा इसको यहीं पे रोक देते हैं तो अच्छा है। बाकी रूल्स कल देखेंगे, और भी रूल्स आएंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको, कुछ नहीं समझ आया आज के लेक्चर में तो बताओ। क्लियर है? बात समझ आ गई? बस ठीक है।